सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एसक्यूएल के टॉप 30 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहां पे मैंने एक कोर जावा के इंटरव्यूज क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें दोस्तों यहां पे 250 क्वेश्चंस प्लस आंसर है और इसकी दोस्तों यहां पे एसक्यूएल कंप्लीट आपको यहां पे बताई जाएगी। तो दोस्तों रिकॉर्डेड वीडियोज़ है 130 रुपीज़ का है। और अगर दोस्तों आपको यहाँ पे इंटरव्यूज क्लियर करना है तो आप ये सारे वीडियोस जा करके देख सकते हैं जिससे आपके कोर जावा के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और एसक्यूएल से रिलेटेड वीडियोस भी दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ एसक्यूएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब एसक्यूएल का काम क्या होता है? जनरली एसक्यूएल का काम हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज करते हैं। अब हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग एसक्यूएल का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि डेटाबेस जो हमारा होता है, डेटाबेस का मतलब क्या होता है? जैसे डेटाबेस अगर हम लोग बात करें रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, तो हमारे पास सपोज ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ठीक है, और हमारा ये रो होता है, जैसे R1 हो गया, R2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर है उसको मैनेज करने का काम हमारा क्या होता है? एसक्यूएल का होता है। ठीक है, एसक्यूएल क्या करता है? इस डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करता है, मैनिपुलेट करता है और या फिर इंसर्ट डिलीट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग एसक्यूएल क्वेरी का इस्तेमाल करके डेटाबेस में कुछ भी हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को, और एक्सेस कंट्रोल भी हम लोग एसक्यूएल के थ्रू ही करते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा हेल्ड इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग RDBMS बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग RDBMS की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे MySQL हो गया, ठीक है, Oracle हो गया, ठीक है, उसके बाद MS एक्सेस हो गया, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इन्फोमिक्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों RDBMS होते हैं जो एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से डेटाबेस में मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं डेटा, सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको एसक्यूएल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस एक्चुअल में होता क्या है? जैसे कि हमारे पास कोई भी डेटाबेस है, कोई भी कंपनीज में अगर आपका डेटा स्टोर होता है तो वो किसी ना किसी डेटाबेस में ही स्टोर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एसक्यूएल, अ डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज एंड स्टोर इन अ वे दैट अलाउ फॉर इफिशिएंट रिट्रीवल, अपडेटिंग एंड मैनेजमेंट। इट इसेंशियली एन ऑर्गेनाइज्ड रिपोजिटरी दैट स्टोर डेटा इन टेबल विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आपका डेटा रोज एंड कॉलम के फॉर्म में अगर स्टोर हुआ है तो जैसे उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टेबल्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जैसे टेबल्स हो गया, कॉलम, रोज, प्राइमरी की, कंस्ट्रेंट और व्यूज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो आई होप आपको डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि जैसे जो रिलेटेड डेटा होते हैं उसको एक जगह पे स्टोर करते हैं रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी की क्या होता है। तो ये इंटरव्यू में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जब भी प्राइमरी की आपसे पूछा जाता है तो आपको दो चीज़ याद रखना है, यूनिक होना चाहिए प्लस नॉट नल। ठीक है, ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि यूनिक होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरी की इज अ कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। इट इन्फोर्सेस द एंटिटी इंटीग्रिटी रूल इन अ रिलेशनल डेटाबेस। अब दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी की क्या कर, कोई भी कॉलम को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है तो हम उस कॉलम को प्राइमरी की बना देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया,
क्रिएट टेबल स्टूडेंट किया, फिर हमने देखा कि स्टूडेंट आईडी ये नल नहीं हो सकती है पहली चीज, दूसरी हमेशा जो है ये यूनिक होगा। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी हमारा इंट हो गया डेटा टाइप, और फिर हमने क्या किया, इसे प्राइमरी की बना दिया ताकि हमारा जो स्टूडेंट आईडी हमारा कॉलम बनेगा वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा ईच रो इन अ टेबल। आई होप आपको ये प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी की क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है कि फॉरेन की क्या होता है। जब दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी की का नाम आता है तो फॉरेन की क्या होता है, तो फॉरेन की इज अ कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम दैट इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन डेटा इन टू टेबल। तो दोस्तों अगर दो टेबल है हमारे पास, अगर दो टेबल है, अगर हम इन दोनों को लिंक करना है तो हम फॉरेन की से लिंक कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम फॉरेन की से लिंक कर सकते हैं, चलिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय नेम है, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये सैलरी है। सपोज दोस्तों यहाँ पे ये एम्प्लॉय नेम क्या है, रमेश, तो हमें दोस्तों यहाँ पे रमेश की जो है सैलरी चाहिए, ठीक है, हमें रमेश की सैलरी जाननी है। तो यहाँ पे तो एक ही टेबल है और यहाँ पे हमारे पास दूसरी टेबल है, तो अब हम लोग कैसे इस दोनों टेबल को आपस में लिंक करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये एम्प्लॉय आईडी है तो हमने इसे क्या किया, एम्प्लॉय आईडी को इस टेबल में जो भी आप देख रहे हैं ये हमारी प्राइमरी की हो गई, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। और हमने क्या किया, ये जो एम्प्लॉय आईडी है हमारा ये जो कॉलम है इसमें हमने क्या किया, इसी कॉलम को फॉरेन की बना दिया। अब दोस्तों होगा क्या, सपोज यहाँ पे 101 है एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम क्या है इसका, रमेश है। तो अब क्या होगा, ये जो एम्प्लॉय आईडी है जो हमारा प्राइमरी की है, अगर फॉरेन की में देखेंगे तो यहाँ पे 101 से हम इस सैलरी को गेट कर सकते हैं। वैसे 102 की बात करें तो यहाँ पे हम इसकी सैलरी भी ले सकते हैं। तो अगर दोस्तों रमेश की सैलरी अगर आपको जाननी है तो हमें दूसरी टेबल से लिंक करना ही पड़ेगा, तभी आपको सैलरी मिलेगी, अदरवाइज सैलरी आप यहां पे गेट नहीं कर सकते। तो यहां पे हमें एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी, जो हमारा प्राइमरी की होगा वही दूसरी टेबल में दोस्तों आपको एज अ फॉरेन की देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये लिंकेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहां पे अब ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। और मैंने एक यहाँ पे क्रिएट टेबल, सपोज कस्टमर है, जैसे आप कस्टमर आईडी देख रहे हैं, इंट प्राइमरी की हमने बनाया है, ठीक है, और हमने दो कॉलम और यहाँ पे ऐड किए हैं, नेम और ईमेल। तो ये जो हमारा प्राइमरी की है कस्टमर आईडी, जब हमने ऑर्डर टेबल बनाया तो ऑर्डर आईडी हमने उसके अंदर भी एक प्राइमरी की बना दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेन की, कस्टमर आईडी, रेफरेंसेस, कस्टमर्स, कस्टमर आईडी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इसे हम लोग सिंटेक्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है फॉरेन की यहाँ पे बनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको फॉरेन की बनाना है तो सिंटेक्स क्या होता है, डिफिनीशन क्या होती है और होता क्या है, ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या होता है, तो ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्राइमरी की और यूनिक की में। तो सबसे पहले दोस्तों अब हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे डिफिनीशन बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग प्राइमरी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दोस्तों नॉट नल होना चाहिए, जैसे कि यूनिक प्लस नॉट नल, ये हमेशा आपको याद रखना है प्राइमरी की में। यूनिक कीज में दोस्तों यहाँ पे एक नल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। यूनिक की कैन एक्सेप्ट ओनली वन नल वैल्यूज, ये सबसे पहला डिफरेंस है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नॉट नल होना चाहिए, ये नल वैल्यूज एक हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे ये दोस्तों ऑटोमेटिकली क्रिएट्स क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है क्लस्टर्ड इंडेक्स। अब आप पूछेंगे कि क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है, ये चीज़ हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो अगर हम लोग यूनिक की बात करें तो यहाँ पे ये जो है क्रिएट करता है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन दोस्तों एज अ डेफिनेशन आपको ये चीज़ याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें प्राइमरी की तो यहाँ पे एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है। और अगर इसकी बात करें यूनिक की में तो यहाँ पे मल्टीपल
मोर देन वन यूनिक की कैन बी प्रेजेंट इन अ टेबल। ठीक है, एक से ज़्यादा यूनिक कीज हो सकती हैं टेबल के अंदर। तो ये 3 डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और डिफिनीशन अगर पढ़ना है तो प्राइमरी की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल एंड मस्ट हैव यूनिक वैल्यूज। ऑन द अदर हैंड, अ यूनिक की इंश्योर दैट अ कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम हैज अ यूनिक वैल्यू बट डज नॉट नेसेसरली आइडेंटिफाइज द रो। ठीक है, तो ये दोस्तों होता है डिफरेंसेस। ये आपने डिफिनीशन पढ़ ली और ये मैंने आपको 3 डिफरेंसेस बता दिए जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 6th क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है? तो दोस्तों डेटा को काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से। तो नॉर्मलाइजेशन में सपोज दोस्तों हमारे पास कोई लार्ज डेटा है, ठीक है, लार्ज डेटा है और उस डेटा के अंदर, उस टेबल के अंदर हमारे पास सपोज डुप्लीकेट डेटा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा है तो मतलब ये जो हमारा टेबल है ये इनएक्यूरेट डेटा है। तो इसी चीज़ को दोस्तों यहाँ पे एक्यूरेट करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का हेल्प लेते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पे जो लार्ज टेबल्स होता है उसको दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे टेबल्स में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं और उससे दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो रिडंडेंसी होती है, जहाँ पे डेटा डुप्लीकेट होता है या फिर डिपेंडेंसी कह ले, वो चीज़ें दोस्तों यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हम लोग इसे ठीक करते हैं। तो ये होता है ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन। और दोस्तों अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे 3 एनोमली आता है जिसे हम लोग इंसर्ट, अपडेट और डिलीट बोलते हैं। अब उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की हेल्प से कैसे डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें दोस्तों यहाँ पे एक टेबल है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है और कोर्स इंस्ट्रक्टर है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं इंसर्ट एनोमली की बात करूँ तो इंसर्ट के अंदर जैसे कि यहाँ पे एक क्वेरी लिखी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कोर्सेज, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों 101 और जॉन डो है। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों मैं इंसर्ट कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इशू क्या आएगा, इसके साथ मैं जो है मिसिंग इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे कोई भी डिटेल्स कंप्लीट नहीं है कि ये जो स्टूडेंट है इसे कौन सा कोर्स असाइंड है या फिर कौन से कोर्स इंस्ट्रक्टर इसे जो है असिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है, इस वजह से दोस्तों डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है। अब दोस्तों जैसे सेकंड ही ये है अपडेट एनोमली। तो अपडेट की बात करें तो हम लोगों ने क्या किया, अपडेट स्टूडेंट कोर्सेज सेट कोर्स इंस्ट्रक्टर इक्वल टू डॉक्टर स्मिथ वेयर कोर्स इंस्ट्रक्टर इक्वल टू प्रोफेसर जॉनसन। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रोफेसर जॉनसन है और एक यहाँ पे प्रोफेसर जॉनसन है। तो दोस्तों ये दोनों अपडेट होकर के डॉक्टर स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या इशू आएगा, तो यहाँ पे दिस रिक्वायर अपडेटिंग मल्टीपल रोज एंड माइट बी प्रोन टू एरर और ओमिशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये एक एरर है कि सपोज दोस्तों मैंने जो है सिर्फ यहाँ पे जेन स्मिथ का ही मैंने इंस्ट्रक्टर अपडेट किया है, तो दोस्तों इसके इंस्ट्रक्टर के साथ ये इंस्ट्रक्टर भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, माइकल ली का। तो इससे दोस्तों एक जो है अपडेट का भी आपको इनएक्यूरेट डेटा देखने को मिलेगा। और डिलीट की बात करें तो दोस्तों डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 101। अगर दोस्तों यहाँ पे मैंने 101 और 101 को डिलीट किया तो दोस्तों ये दोनों ही यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। तो जिससे दोस्तों यहाँ पे एक आपके पास जो है इररिलेवेंट डेटा यहाँ पे होगा। तो ये होता है दोस्तों ओवरऑल ये इनएक्यूरेट डेटा, जिससे दोस्तों हम लोग नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हम डेटा को एक्यूरेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको नॉर्मलाइजेशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7th क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे इफ ऑल एट्रीब्यूट मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यूज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि अगर दोस्तों यहाँ पे 1NF है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये कंडीशन आती है कि ऑल एट्रीब्यूट्स मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यूज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन ये आता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है उसकी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होनी ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये कंडीशन आती है कि कोई भी
पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, ये होता है दोस्तों सेकंड नॉर्मल फॉर्म। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है फर्स्ट एनएफ, टू एनएफ, और ये दोस्तों इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाते हैं। और अगर BCNF की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है 3NF के फॉर्म में होना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे X फंक्शनल डिपेंडेंसी Y है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है या तो दोस्तों यहाँ पे ये कैंडिडेट की होना चाहिए या फिर ये जो है सुपर की होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है BCNF की कंडीशन होती है जो दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 4NF की, तो 4NF में ये कंडीशन होती है कि सबसे पहले BCNF में होना ज़रूरी है, और उसके बाद जो है इसमें कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, एंड हैज़ नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो है, ये जो मैंने सारे आपको नाम बताए एटॉमिक वैल्यूज़, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैं अंदर एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो है एक फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म आता है, तो सबसे पहले ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और उसके बाद देयर इज नो फर्दर नॉन लॉस डिकम्पोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो फर्दर नॉन लॉस डिकम्पोज्ड। ठीक है, तो ये दोस्तों होता है ओवरऑल हमारा 5NF। ठीक है, तो ये सारे ही दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है और इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 8th क्वेश्चन है कि जॉइन क्या होता है SQL में। तो अ जॉइन इज अ ऑपरेशन यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम। इट अलाउ यू टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल साइमल्टेनियसली। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये सपोज टेबल 1 है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास टेबल 2 है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसका ये जो आपको कॉमन पोर्शन दिख रहा है, ये दोस्तों यहाँ पे आपका जॉइन ऑपरेशन होता है, जिसमें रिलेटेड कॉलम की हेल्प से हम लोग डेटा को रिट्राइव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे पास स्टूडेंट ID दिया है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट ID है, कोर्स है और ग्रेड है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टूडेंट ID आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा कॉलम है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सेलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट नेम, मतलब ये हमारा स्टूडेंट्स टेबल है, इसका हमने फर्स्ट नेम उठाया, स्टूडेंट्स डॉट लास्ट नेम उठाया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रेड्स डॉट कोर्स है। ठीक है, तो ये जो है एक ग्रेड्स टेबल है, और यहाँ पे ग्रेड्स डॉट ग्रेड है, और फ्रॉम स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल का नाम है इनर जॉइन ग्रेड्स, या आपने टेबल 2 लिया, ऑन स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट ID इक्वल टू ग्रेड्स डॉट स्टूडेंट ID। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो डेटा है, जैसे आपने फर्स्ट नेम यहाँ पे चूज़ किया था, लास्ट नेम चूज़ किया था, कोर्स और ग्रेड। ठीक है, तो वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे आ गई, और आपकी डिटेल यहाँ पर के डिस्प्लेड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। तो ये होता है दोस्तों जॉइन ऑपरेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले दोस्तों डिलीट की बात करें तो डिलीट में दोस्तों अगर किसी भी एक रो को आप डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल रोज को भी आप डिलीट कर सकते हैं। और ट्रंकेट में दोस्तों अगर आपने सीधा ट्रंकेट लिखा तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उस टेबल के अंदर वो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है ट्रंकेट। तो डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव स्पेसिफिक रोज फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन अ कंडीशन। इट कैन बी रोल्ड बैक एंड जनरेट इंडिविजुअल डिलीट ऑपरेशन फॉर ईच रो। और ट्रंकेट की बात करें इज यूज टू रिमूव ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, तो सारी रोज टेबल से डिलीट हो जाती है, और दोस्तों ये आप रोल बैक भी नहीं कर सकते। और इट इज फास्टर देन डिलीट एज इट डी एलोकेट्स द डेटा पेजेस इंस्टेड ऑफ लॉगिंग इंडिविजुअल रोज डिलीशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ट्रंकेट फास्टर होता है क्योंकि यहाँ पे डिलीशन करने में आसानी होती है, लेकिन डिलीट ऑपरेशन में यहाँ पे अगर आपको एक रो को डिलीट करना पड़ता है तो उसमें यहाँ पे टाइम लगता है। तो ये होता है दोस्तों इसका। अगर हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं, जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये टेबल नेम है, वेयर ग्रेजुएटेड इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे जितने भी ग्रेजुएट ट्रू होंगे वो सारे ही दोस्तों यहाँ पे रोज आपके डिलीट हो जाएंगे। और अगर आपने दोस्तों ट्रंकेट टेबल ऑर्डर्स आपने इतना सिर्फ लिख दिया तो ये जो ऑर्डर्स टेबल है इसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। तो
तो ये होता है दोस्तों डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 10th क्वेश्चन है, यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस होता है। तो यूनियन एंड यूनियन ऑल आर यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। और यूनियन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो डुप्लीकेट रोज है वो दोस्तों यहाँ पे ये रिमूव कर देता है। और यूनियन ऑल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सारे रोज इंक्लूड होते हैं जितने भी डुप्लीकेट्स होते हैं। तो ये दोस्तों डिफरेंस होता है यूनियन और यूनियन ऑल में। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। तो दोस्तों यहाँ पे 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग क्लॉज एंड द वेयर क्लॉज। तो दोस्तों यहाँ पे वेयर क्लॉज हम लोग तब यूज करते हैं जब हमने कोई स्पेसिफाइड कंडीशन दे दी है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं वेयर क्लॉज। और हैविंग क्लॉज दोस्तों हम लोग ग्रुप बाई फंक्शन के साथ यूज करते हैं। और ग्रुप बाई फंक्शन के साथ अगर कोई स्पेसिफाइड कंडीशन हमने दी है तो वहां पे हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे वेयर क्लॉज देखेंगे, इज यूज टू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन अ कंडीशन। जैसे सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो जिसकी भी सैलरी 50,000 से ग्रेटर होगी उसका हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे फेच कर रहे हैं। और हैविंग क्लॉज की बात करें तो हैविंग क्लॉज को हम लोग यूज करते हैं फिल्टर्ड ग्रुप रोज बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ठीक है, अब ग्रुप बाई हम लोग कैसे यूज करते हैं। सपोज इफ वी वांट टू रिट्राइव द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डर फॉर ईच कस्टमर बट ओनली फॉर कस्टमर हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर विद अ टोटल अमाउंट ग्रेटर देन $1,000। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपने सेलेक्ट कस्टमर आईडी लिखा, ठीक है, फिर आपने क्या किया सम टोटल अमाउंट। ये जो है टोटल अमाउंट जो है हमारा एक फील्ड है, ठीक है, टेबल में एक कॉलम है, हमने उसका सम किया एज टोटल ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स, ये हमारा टेबल का नाम है। ग्रुप बाई कस्टमर आईडी हमने किया, हैविंग सम, जो हमने सम निकाला हुआ है टोटल अमाउंट वो जो है 1,000 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये दोस्तों हम लोग यहाँ पे इजिली हैविंग क्लॉज का यूज कर सकते हैं विद ग्रुप बाई फंक्शन, और हम यहाँ पे कंडीशन भी दे सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हैविंग और वेयर क्लॉज का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है 12th वाला है, व्हाट इज ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कोई लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क को परफॉर्म करना। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, मतलब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, सपोज आप ए है और आपने किसी बी को जो है यहाँ पे पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो आपके लिख के आता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, या फिर जो आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं वो सक्सेसफुल हुआ है। मतलब यहाँ पे पूरा ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल होगा या फिर पूरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज जैसे यहाँ पे बिगिन ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर यहाँ पे कमिट रोल बैक हो गया। मतलब अगर कमिट होता है, कमिट का मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, ये होता है सक्सेसफुल। और दोस्तों अगर आपका यहाँ पे रोल बैक हुआ है, दैट मीन्स कि आपका ट्रांजैक्शन बैक टू इनिशियल स्टेट में चला जाएगा और आपका रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कभी भी बीच में नहीं रुकेगा, या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर वो फिर से इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल होती है ट्रांजैक्शन की। तो अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, इज अ सीक्वेंस ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क, इट इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। तो दोस्तों यहाँ पे एक एसिड प्रॉपर्टीज आता है, ठीक है, इसी के अंदर, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पे दोस्तों जो एसिड प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहला आता है ए का मतलब होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर ट्रांजैक्शन जो है रोल बैक होकर के फिर से इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। ये कहता है एटॉमिसिटी कि देखो, इंश्योर दैट ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क आइदर और नन ऑफ द चेंजेस आर अप्लाइड। ठीक है, तो या तो दोस्तों सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, या सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे दो ऑपरेशंस होते हैं, एक रीड ऑपरेशन होता है और एक राइट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे आपके पास 300 रुपए है, ठीक है, फिर आपने इसे जो है रीड किया, फिर a इक्वल टू ए माइनस मैं 100 रुपीज़ कर देता हूँ और फिर मैंने राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया a पे। तो अब दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे 300 माइनस 100 कितना होगा, यह आ जाएगा 200। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हमारा सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो फिर से इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा, वही एटॉमिसिटी होता है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि बिफोर द ट्रांजैक्शन,
ठीक है, बिफोर द ट्रांजैक्शन और आफ्टर द ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये जो है हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये कहता है कंसिस्टेंसी कि बिफोर द ट्रांजैक्शन और आफ्टर द ट्रांजैक्शन हमारा कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए। और यहाँ पे थर्ड है आइसोलेशन। आइसोलेशन ये कहता है कि सपोज यहाँ पे अगर अलग अलग ट्रांजैक्शंस रन हो रही हैं और ये इंडिपेंडेंटली आइसोलेट होकर के रन हो रही है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इंश्योर दैट कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन डू नॉट इंटरफियर विद ईच अदर। ठीक है, और लास्ट ये है ड्यूरेबिलिटी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ए में जो है 300 रुपए थे, फिर मैंने ए हमारे पास 200 रुपीज़ आ गया। अब ये जो यहाँ पे मेरे पास अकाउंट में 200 रुपए अब जो बचे हैं ये परमानेंटली सेव हो जाएंगे अकाउंट में, और यहाँ पे हमारा कोई भी सर्वाइव सिस्टम फेलियर। ठीक है, तो ये ड्यूरेबल भी होता है। ठीक है, कि जो ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुल हुई है वो आपकी सेव भी होनी चाहिए डेटाबेस में, अदरवाइज जो है अगर वो दिखेगा नहीं तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये होता है एसिड प्रॉपर्टीज, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 14th क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। अब दोस्तों यहाँ पे क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग की बात करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने ध्यान दिया हो, जो आपकी सपोज आप कोई भी बुक ले लीजिए और उसके अंदर एक दोस्तों स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स करके आपको दिखेगा। ठीक है, चैप्टर्स, और इस इंडेक्स में सपोज यहाँ पे लिखा है कोई चैप्टर 1 है, वो चैप्टर दोस्तों यहाँ पे 50 पेज पे है या फिर फर्स्ट पेज पे है। ठीक है, और चैप्टर 5 आपका 200 पेज पे है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप यहाँ पे बुक ओपन करते हैं और आपको चैप्टर 5 यहाँ पे ओपन करना है, आप इंडेक्स देखते हैं कि भाई 200 पेज पे मुझे मिल जाएगा, तो आप 200 पेज पे जा करके वहां पे वो चैप्टर आप ओपन कर सकते हैं। तो ये होता है इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये होता है इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप फास्ट रिट्राइवल कर सकते हैं। अगर आपकी इंडेक्सिंग है कि हाँ 50th पेज पे जो है चैप्टर 4 वाला आना है, तो यहाँ पे दोस्तों आप इजिली जा करके रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों इंडेक्सिंग। और अगर हम लोग इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको चैप्टर्स ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इंडेक्सिंग क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है क्लस्टर्ड इंडेक्स। अगर दोस्तों हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है, और ये टेबल एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, और ये एम्प्लॉय टेबल में सपोज यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी है, ये नेम है और ये सैलरी है। ठीक है, अब अगर मैंने इस आईडी को ये प्राइमरी की बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने ये आईडी को प्राइमरी की बनाया है, मतलब यूनिक और नॉट नल होगा। तो ये जो आईडी है हमारा कॉलम, ये एज अ प्राइमरी की है, तो ऑटोमेटिकली क्लस्टर्ड इंडेक्स इस कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों प्राइमरी की पे हम ऑटोमेटिकली क्लस्टर्ड इंडेक्स लग जाता है। इसी को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स। और ये इंडेक्सिंग के थ्रू हम कोई भी डेटा को यहाँ पे फास्ट रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स डिटरमाइन द फिजिकल ऑर्डर ऑफ डेटा इन अ टेबल। इट चेंजेस द वे द डेटा इज स्टोर्ड ऑन डिस्क एंड कैन बी क्रिएटेड ऑन ओनली वन कॉलम। सिर्फ एक कॉलम यहाँ पे क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है, सिर्फ एक कॉलम पे। अ टेबल कैन हैव ओनली वन क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसी को हम लोग ऑटोमेटिकली क्लस्टर्ड इंडेक्स फॉर्म हो जाता है। अब बात आती है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में होता क्या है, जो डेटा होता है वो आपका दूसरे लोकेशन पे होता है और जो इंडेक्स होता है वो आपका दूसरी लोकेशन पे होता है। सपोज जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे आपके पास बुक है, तो अगर ये दोनों एक ही लोकेशन पे है, इंडेक्सिंग आपको दिख गई, फिर इंडेक्सिंग के साथ आपको डेटा दिख गया कि मतलब कौन से चैप्टर पे है, 50th पेज पे है या फिर 100 पेज पे है, तो उसके इंडेक्सिंग के थ्रू आप डेटा देख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे बुक आपके पास डेटा कहीं और है, इंडेक्सिंग कहीं और है, तो आप कहाँ से पता करोगे? तो ये होता है दोस्तों नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है। यहाँ पे पास जो हमारे पास इंडेक्स की होती है और उसके पास एक पॉइंटर होता है, और वो जो पॉइंट करता है हमारा कहाँ पे, जो डेटा का स्टोरेज लोकेशन है वहाँ पे पॉइंट करता है। ठीक है,
तो ये चीज़ होती है हमारे पास नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में। तो एक टेबल के अंदर मल्टीपल नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स हो सकते हैं, लेकिन क्लस्टर्ड इंडेक्स में यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम यहाँ पे क्लस्टर्ड इंडेक्स होते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, टेबल कैन हैव मल्टीपल नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स और इट इज स्टोर्ड सेपरेटली एंड कंटेन अ पॉइंटर टू द एक्चुअल डेटा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 15th क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ डेडलॉक। तो डेडलॉक एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको डेडलॉक की कंडीशन बताता हूँ। सपोज दोस्तों यहाँ पे ये जो है रेलवे लाइन है, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोई ट्रेन T1 ले लेते हैं और यहाँ पे कोई ट्रेन T2 है और वो सेम दोस्तों यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे होगा क्या, सपोज ट्रेन आकर के यहाँ पे T1 रुक जाएगी और ये T2 रुक जाएगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये कंडीशन डेडलॉक की हो गई। डेडलॉक का मतलब ये होता है ना तो यहाँ पे T1 जो है मूव कर सकता है और ना ही T2 मूव कर सकता है, ठीक है। तो एक ही रेलवे लाइन पे अगर यहाँ पे ये कंडीशन आती है तो यहाँ पे हम लोग इसे कहते हैं डेडलॉक की सिचुएशन बन जाती है। तो अ डेडलॉक अकर व्हेन टू और मोर ट्रांजैक्शन आर वेटिंग फॉर ईच अदर टू रिलीज रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन अ सर्कुलर डिपेंडेंसी। एज अ रिजल्ट नन ऑफ द ट्रांजैक्शन कैन प्रोसीड एंड द सिस्टम में बिकम अनरेस्पॉन्सिव। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है सिस्टम अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है कि ना तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ट्रेन है ये मूव कर सकती है, ना ये T2 मूव कर सकती है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन 1 है तो इसने किसी रिसोर्स A पे एक्वायर किया हुआ है लॉक और ये वेट कर रहा है रिसोर्स B के लिए, ठीक है। और वैसे ही ट्रांजैक्शन 2 है और ये दोस्तों एक्वायर किया है लॉक B पे और ये वेट कर रहा है A पर। तो A पे तो ट्रांजैक्शन 1 का लॉक है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन 2 में B का लॉक है, तो ये एक दूसरे को वेट कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन 1 है हैज एक्वायर्ड अ लॉक ऑन रिसोर्स A एंड इज वेटिंग टू एक्वायर अ लॉक ऑन रिसोर्स B बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। और ट्रांजैक्शन 2 हैज एक्वायर्ड अ लॉक ऑन रिसोर्स B एंड इज वेटिंग टू एक्वायर अ लॉक ऑन रिसोर्स A बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो आई होप आपको ये जो डेड लॉक की सिचुएशन है ये आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेटाबेस एंड अ स्कीमा। तो डेटाबेस और स्कीमा में क्या डिफरेंस होता है। तो डेटाबेस इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास डेटाबेस होता है, इस डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे टेबल्स भी होती हैं, हमारे पास व्यूज़ भी होता है, इंडेक्सेस भी होता है एंड प्रोसीजर्स भी होता है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे स्टोर्स होती हैं। तो ये होता है दोस्तों हमारे पास डेटाबेस। और अगर यहाँ पे स्कीमा की बात करें, जैसे टेबल के अंदर सपोज हमने यहाँ पे 2 कॉलम दिया, एक कॉलम हमारा एम्प्लॉय आईडी है और एक हमने यहाँ पे सैलरी दिया है और सैलरी का हमने डेटा टाइप इंट ले रखा है, ठीक है। तो अब ये जो डेटा टाइप है ये रेयरली ही कभी चेंज होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्कीमा और हमारा डेटाबेस, ये टोटल होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 17th क्वेश्चन है, टेम्पोररी टेबल और टेबल वेरिएबल क्या होता है। तो ये भी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो टेम्पोररी टेबल इज अ टेबल दैट इज क्रिएटेड एंड एग्जिस्ट ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अ सेशन और अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये दोस्तों एक ड्यूरेशन के लिए ही होता है टेम्पोररी टेबल और इट कैन बी एक्सप्लिसिटली ड्रॉप्ड और इज ऑटोमेटिकली ड्रॉप्ड व्हेन द सेशन और ट्रांजैक्शन एंड, ठीक है। तो ये अपने आप दोस्तों यहाँ पे हट जाता है जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। और अगर ट्रांजैक्शन वेरिएबल की बात करें, इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर इन मेमोरी। और अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग टेम्पोररी वेरिएबल या फिर टेबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्रिएट अ टेम्पोररी टेबल, क्रिएट टेबल, अब यहाँ पे हमने हैज दिया, तो हैज से दोस्तों यहाँ पे हमारा टेम्पोररी टेबल क्रिएट करते हैं और हैज टेबल इंसर्ट इनटू हैज टेबल, ठीक है, हैज टेम्प टेबल। तो यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं। और अगर आपको टेम्पोररी टेबल से डेटा फेच करना है तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम हैज टेम्प टेबल। तो ये होता है दोस्तों हमारा टेम्पोररी टेबल। और उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें टेबल वेरिएबल की, तो यहाँ पे हम लोगों ने किया डिक्लेयर, यहाँ पे हम लोग एट द रेट सिंबल का यूज़ करते हैं, एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय आईडी और फिर यहाँ पे इंसर्ट इनटू एट द रेट एम्प्लॉयज़ और एट द रेट एम्प्लॉयज़ से हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों सिंटैक्स टेम्पोररी और टेबल वेरिएबल में। तो आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं।
तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ग्रुप बाई फंक्शन क्या होता है। तो ग्रुप बाई जो हमारा क्लॉज होता है वो दोस्तों जनरली हम लोग एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अब एग्रीगेट फंक्शंस हमारे पास क्या क्या होते हैं, जैसे सम हुआ, एवरेज हुआ, काउंट हुआ, ये सारे हमारे पास जो है यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है और टोटल अमाउंट है। तो अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, वी विल यूज द ग्रुप बाई क्लॉज टू ग्रुप द ऑर्डर्स बाई कस्टमर आईडी एंड कैलकुलेट द टोटल अमाउंट फॉर ईच कस्टमर्स, ठीक है। तो जैसे कि अगर कस्टमर आईडी हमारे पास 101, तो यहाँ पे 101 आप देखेंगे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास $80 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम पूरा डेटा जो है फाइंड कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे कस्टमर आईडी देखिए $80 आ गया, 102 120। अब दोस्तों इसे क्वेरी कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा सम टोटल अमाउंट एज टोटल फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाई कस्टमर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया और हमारे पास डेटा जो है पॉपुलेट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ग्रुप बाई क्लॉज का हम लोग यूज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 19th क्वेश्चन आता है, कैर और वेर कैर में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैर होता है उसकी फिक्स्ड लेंथ होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, और जो वेर कैर होता है वो वेरिएबल लेंथ होता है। जैसे एग्जांपल में कैर मैंने 10 दिया है, तो ये जो है रिजर्व 10 कैरेक्टर ऑफ स्टोरेज स्पेस फॉर ईच वैल्यू स्टोर कर देगा। तो अगर हमने वेर कैर 255 लिखा है, अलाउ अप टू 255 कैरेक्टर्स बट इट ओनली यूजेस एज मच स्पेस एज नीडेड फॉर ईच वैल्यू, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल लेंथ होता है वेर कैर। तो ये दोस्तों होता है डिफरेंस। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 20th क्वेश्चन है, स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर जो है हमारे डेटाबेस के अंदर होता है, जो दोस्तों यहाँ पे अगर सपोज आपने पीस ऑफ कोड लिख रखा है और उसी को जो है बार बार आपको फ्रीक्वेंटली रन करवाना है, तो दोस्तों यहाँ पे ये डेटाबेस में आपने एक बार पीस ऑफ कोड लिख दिया, आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे पूरा एक बार कोड चेक हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप इसे कॉल करेंगे तब दोस्तों यहाँ पे आपका पीस ऑफ कोड रन हो जाएगा। मतलब ये आप रीयूज भी कर सकते हैं। तो stored procedure is a set of SQL statement that are stored in the database and can be executed repeatedly. It provide code reusability and better performance, ठीक है। तो stored procedure दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे प्री कंपाइल्ड एग्जीक्यूशन हो जाता है, मॉड्यूलरिटी है और सिक्योरिटी भी इनहेंस्ड हो जाता है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों यहाँ पे आप इसे कॉल करेंगे पीस ऑफ कोड को, जो आपका स्टोर्ड प्रोसीजर में होता है वो इजिली जो है ओवर टाइम टू टाइम जो है रन हो सकता है, जिससे आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। तो ये दोस्तों होता है हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर। तो दोस्तों यहाँ पे 21 क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सब क्वेरी क्या होती है। तो अ सब क्वेरी इज अ क्वेरी नेस्टेड इनसाइड अनदर क्वेरी, इट इज यूज्ड टू रिट्राइव डेटा बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एन इनर क्वेरी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो है एक जो है आउटर क्वेरी होती है और उसके अंदर दोस्तों हमारे पास जो है एक इनर क्वेरी होती है, ठीक है। अब कैसे हम लोग यहाँ पे सब क्वेरी का यूज करते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है, नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, सैलरी है, और एक दूसरी टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है। अब यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। और इसमें से दोस्तों हमने क्या किया, नेम को जो है कॉलम को गेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे नेम आ गया और वेयर डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब वेयर डिपार्टमेंट आईडी जो है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक इंटरनल क्वेरी दी गई है। अब इंटरनल क्वेरी में क्या लिखा है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट टेबल है और हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को चूज कर रहे हैं, वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू सेल। तो अब दोस्तों इनर क्वेरी का रिजल्ट क्या आएगा, तो जैसे कि डिपार्टमेंट नेम की बात करें, जो सेल्स है उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, मतलब डिपार्टमेंट आईडी 1 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे 1 रिटर्न हो गई तो हमारी क्वेरी क्या बन गई, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी
इक्वल टू 1। तो अब दोस्तों ये एक हमारी सिंपल क्वेरी बन गई। अब ये आउटर क्वेरी डिपार्टमेंट आईडी जिसका 1 होगा तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे इसका 1 है और इसका 1 है, ठीक है। और हमें क्या करना है, नेम गेट करना है। तो जॉन एक आपका रिजल्ट आ जाएगा और एक यहाँ पे बॉब रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है सब क्वेरी का यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो इनर सब क्वेरी है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू सेल, तो ये जो है डिपार्टमेंट आईडी देगा फॉर द सेल्स डिपार्टमेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स टेबल। और उसके बाद जो आउटर क्वेरी है आपकी वो दोस्तों यहाँ पे फिल्टर द एम्प्लॉयज फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट आईडी ऑब्टेन फ्रॉम द सब क्वेरी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्यू क्या होता है। तो व्यू दोस्तों एक लॉजिकल टेबल होता है, ठीक है, और ये कह सकते हैं वर्चुअल टेबल होता है। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है इट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ सेलेक्ट क्वेरी। इट इज सिमिलर टू अ टेबल इज दैट इट कंटेन्स रोज एंड कॉलम बट अनलाइक अ टेबल इट डजंट स्टोर एनी डेटा ऑफ इट्स ओन, ठीक है। ये खुद जो है कोई भी डेटा स्टोर नहीं करता है। और ये रिट्राइव, जब आप जहाँ पे व्यू से डेटा को रिट्राइव करते हैं तो आप इजिली जो है क्वेरी करके रिट्राइव कर सकते हैं डेटा को। अब हम लोग व्यू को जो है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं व्यू को कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे हमने क्रिएट व्यू, यहाँ पे व्यू नेम हमने दे दिया एम्प्लॉय व्यू एज, फिर हमने सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, ठीक है। तो जिसका डिपार्टमेंट आईटी है वो हमने चूज कर लिया। और हम यहाँ पे दोस्तों व्यू के अंदर कोई स्पेसिफाइड कंडीशन दे करके और एक हम लोग जो है रोज को इंसर्ट कर सकते हैं व्यूज के अंदर, या फिर पूरे टेबल के अंदर जितने भी रोज है सबको इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम कुछ कंडीशन दे करके भी, जैसे वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी है तो ऐसे करके भी हम लोग व्यूज के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो सेलेक्ट डेटा फ्रॉम व्यू, अब अगर हम लोगों को डेटा लेके आना है तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज व्यू, ठीक है। तो ऐसे करके डेटा को हम लोग यहाँ पे रिट्राइव कर सकते हैं। व्यू आर यूजफुल फॉर इनकैप्सुलेटिंग कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज। अब दोस्तों होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो है एक टेबल है और इस टेबल के अंदर दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं 3 कॉलम है A B C, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दूसरी टेबल है और इस दूसरी टेबल में यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे D E F, ठीक है, ये हमारी 2 टेबल है। तो हम क्या करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हमें क्वेरीज अप्लाई करना है तो 2 टेबल से हम लोग क्वेरीज अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग ईजिली भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, व्यू को क्रिएट करते हैं और जब हम व्यू को क्रिएट करते हैं तो ये जो कुछ टेबल्स के जो कॉलम है वो हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे A B E F हमने डेटा स्टोर करा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे होगा क्या, हम इजीली जो है डेटा इससे गेट कर सकते हैं। दोनों टेबल के डेटा हमारे व्यू के अंदर आ गए और हम इजीली गेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेरी इस्तेमाल होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रॉस जॉइन और इनर जॉइन क्या होता है। क्रॉस जॉइन को दोस्तों यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रोज फ्रॉम द 2 और मोर टेबल्स, और इनर जॉइन जो है ओनली द मैचिंग रो जो होता है उसी को दोस्तों यहाँ पे रिटर्न करता है। जैसे कि आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है और डिपार्टमेंट आईडी है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेरी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज क्रॉस जॉइन डिपार्टमेंट, अगर हमने ये कर दिया तो होगा क्या, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय आईडी पहला डेटा है 1, जॉन डिपार्टमेंट आईडी 1 है, तो दोस्तों ये वाला जो है सबसे पहले इससे क्वेरी होगा, फिर यही 1 वाला जो है सेकंड वाले से होगा। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखिए, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1, जॉन डिपार्टमेंट आईडी 1, डिपार्टमेंट आईडी 1, फिर हमारा सेल्स आ गया। उसके बाद फिर से वही डेटा चूज हुआ 1, जॉन 1, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्रॉस जॉइन किया ये दूसरे वाले से, ठीक है। तो टू एंड मार्केटिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे पहला डेटा कंप्लीट हो गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सेकेंड वाला डेटा लेंगे 2 एलाइज 2, और उसके बाद यहाँ पे 1 सेल्स लेंगे, और फिर उसके बाद 2 एलाइज 2 और 2 मार्केटिंग, ठीक है। तो दोनों पे यहाँ पे कार्टेशियन अप्लाई होगा, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका टोटल 4 रोज आपके यहाँ पे बनेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे इनर जॉइन यूज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो सिमिलर होगा डेटा
जो यहाँ पे कॉमन होगा उसी का डेटा हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे डिपार्टमेंट आईडी 1 है, ठीक है, और डिपार्टमेंट आईडी 1 है तो इसका दोस्तों रिजल्ट क्या आएगा 1 जॉन, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 1 है और सेल्स हम यहाँ पे गेट कर लेंगे। और 2 की बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 2 रोज आपको देखने को मिलेंगे। जब आप इनर जॉइन अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे क्रॉस जॉइन और इनर जॉइन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 24 क्वेश्चन है, कमिट स्टेटमेंट क्या होता है। कमिट का मतलब ये है कि डेटाबेस में जो है जो भी क्वेरीज है वो सेव हो जाता है चेंजेस, और साथ साथ में एंड यूजर को वो चेंजेस भी दिखने लगते हैं डेटाबेस में। तो वो होता है दोस्तों कमिट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेव चेंजेस मेड इन अ ट्रांजेक्शन परमानेंटली, इट एंड्स द ट्रांजेक्शन एंड मेक द चेंजेस विजिबल टू अदर यूजर्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रोल बैक स्टेटमेंट क्या होता है, तो रोल बैक का मतलब होता है इज यूज टू अंडू चेंजेस मेड इन अ ट्रांजेक्शन, इट रिवर्ट द डेटाबेस टू इट्स प्रीवियस स्टेट बिफोर द ट्रांजेक्शन स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे रोल बैक का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे भी कुछ भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता उस टाइम पे ये रोल बैक कर देता है, और डेटाबेस में जो है आपका प्रीवियस वाला जो डेटा होता है वही स्टोर रहता है, कुछ भी चेंजेस अप्लाई नहीं होता, ठीक है, और वो फिर से इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे रोल बैक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नल वैल्यू का यहाँ पे पर्पस क्या होता है एसक्यूएल में, तो यहाँ पे नल रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू और अननोन वैल्यू, इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो ऑन एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग इन एसक्यूएल क्वेरीज, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग नल वैल्यू का भी इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 27th क्वेश्चन बात करने वाले हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ व्यू एंड अ मैटेरियलाइज्ड व्यू, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि व्यू क्या होता है, तो व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है दैट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ सिलेक्ट क्वेरी, और इसके अंदर खुद कोई डेटा स्टोर नहीं होता बट प्रोवाइड्स अ वे टू प्रेजेंट डेटा स्टोर्ड इन वन और मोर टेबल्स इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। जैसे कि मैंने आपको सिंटेक्स बताया था कि कैसे हम लोग लिखते हैं, तो सपोज वी हैव 2 टेबल्स एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, एंड इफ वी वांट टू क्रिएट अ व्यू दैट कंबाइंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ टेबल्स, तो हम लोग क्या करते हैं क्रिएट व्यू, यहाँ पे व्यू का नाम एम्प्लॉय डिटेल्स एज, फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं, जैसे सेलेक्ट एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट नेम, एम्प्लॉयज डॉट लास्ट नेम, और डिपार्टमेंट्स ये हमारी दूसरी टेबल है, डॉट डिपार्टमेंट नेम है, फ्रॉम एम्प्लॉयज यहाँ पे इनर ज्वाइन कर रखा है डिपार्टमेंट्स, ऑन एम्प्लॉयज डॉट, यहाँ पे दोस्तों सिंपल हम जैसे नॉर्मल क्वेरी यूज करते हैं वैसे लिखी हुई है, और ऐसे ही हम लोग क्रिएट व्यू, व्यू नेम ऐसे करके बना देते हैं। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे व्यू। और मैटेरियलाइज्ड व्यू का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई स्टैटिक डेटा गेट करना होता है। तो मैटेरियलाइज्ड व्यू में होता क्या है, यहाँ पे क्वेरी स्टोर होता है, ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ होती है। और क्वेरी स्टोर करने से हम क्या क्वेरी स्टोर करते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमें लास्ट ईयर का डेटा चाहिए, ठीक है, तो लास्ट ईयर का जो डेटा है तो हमने क्वेरी करके ये मैटेरियलाइज्ड व्यू में क्वेरी करके स्टोर करके रख दिया है, और जब भी हमें इसकी रिपोर्ट चाहिए होगी कि लास्ट ईयर का डेटा चाहिए होगा, कोई स्टैटिक डेटा चाहिए होगा, तो हम इजीली गेट कर सकते हैं। तो जो मैटेरियलाइज्ड व्यू होता है इसमें दोस्तों हम लोग जनरली जब रिपोर्ट हमें कोई चाहिए होती है तो इजीली हम यहाँ पे क्वेरी से गेट कर सकते हैं मैटेरियलाइज्ड व्यू। और कैसे दोस्तों यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जैसे क्रिएट मैटेरियलाइज्ड व्यू और यहाँ पे व्यू का नाम एज, फिर यहाँ पे हम लोग इजिली क्वेरी लिखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये क्रिएट होता है। और आप पढ़ भी सकते हैं मैटेरियलाइज्ड व्यू इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी होता है वो स्टोर होता है, और इसमें दोस्तों होता क्या है कि मैटेरियलाइज्ड व्यू में हम इजिली जो है गेट कर सकते हैं, इससे जो है परफॉर्मेंस बेटर रहता है और फास्ट रिट्राइवल भी रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों होता है यहाँ पे बेनिफिट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टॉप और लिमिट क्लॉज क्या होता है, तो दोस्तों अगर टॉप और लिमिट क्लॉज की बात करें, इज यूज्ड टू लिमिट द नंबर ऑफ रोज रिटर्न्ड बाय अ क्वेरी, इट इज ऑफन यूज्ड विद ऑर्डर बाय क्लॉज। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट
टॉप 10 स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे ऊपर की टॉप 10 रोज है, फर्स्ट 10 रोज होगी वो जो है यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट क्लॉज का यूज़ करते हैं तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ लिमिट 10। तो दोस्तों ये दोनों ही क्वेरीज क्या करेंगी, ये फर्स्ट 10 रोज को जो है यहाँ पे रिट्राइव कर लेंगे। तो जो दोस्तों यहाँ पे टॉप और लिमिट क्लॉज का यूज़ ये होता है, ये जो है जो नंबर ऑफ रोज होते हैं उसे कंट्रोल करते हैं जो रिटर्न करता है क्वेरी से, और अलाउइंग यू टू टेलर द रिजल्ट सेट टू योर स्पेसिफिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। तो ये दोनों ही दोस्तों यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेरी में जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, और इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 29th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यहाँ पे पर्पस ये होता है कि जो डुप्लीकेट रोज है वो दोस्तों यहाँ पे रिमूव हो जाती है, और सपोज इफ वी वांट टू रिट्राइव ओनली द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, वी कैन यूज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड, जैसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस आता है इन और एग्जिस्ट ऑपरेटर में। तो जैसे कि दोस्तों इन जो है वो रिप्लेसमेंट है ऑफ मल्टीपल और कंडीशंस। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज मैंने लिखा वेयर फर्स्ट नेम जॉन या फिर फर्स्ट नेम एलाइसो, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम लोग और कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, और उसी की जगह दोस्तों यहाँ पे वेयर फर्स्ट नेम इन और यहाँ पे जॉन और एलाइस दे सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे और का रिप्लेसमेंट होता है जो हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर एग्जिस्ट ऑपरेटर की बात करें तो ये रिटर्न करता है ट्रू। तो अगर कोई भी रोज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लेट्स से वी वांट टू फाइंड ऑल कस्टमर हु हैव प्लेस्ड एट लीस्ट वन ऑर्डर, तो वी कैन यूज द एग्जिस्ट क्वेरी, जैसे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर सी वेयर एग्जिस्ट। अब इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है एटलीस्ट जो वन ऑर्डर अगर किए होंगे तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा सेलेक्ट वन फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर यहाँ पे ऑर्डर डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। तो जो आपकी आउटर क्वेरी है ये सारे ही कॉलम सेलेक्ट करेगी फ्रॉम द कस्टमर टेबल, क्योंकि स्टार यहाँ पे लगा हुआ है। और जो हमारे एग्जिस्ट कीवर्ड है इज फॉलोड बाय अ सब क्वेरी दैट चेक्स इफ देयर इज एटलीस्ट वन रो इन द ऑर्डर टेबल, ठीक है। तो अगर एक रो भी होगा तो दोस्तों यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा वेयर द कस्टमर आईडी मैचेस द कस्टमर आईडी फ्रॉम द आउटर क्वेरी। तो ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन ऑपरेटर कब यूज करना है और एग्जिस्ट ऑपरेटर कब यूज करना है।